वेलकम टू जैरप जोन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। पीवाईक्यू की सीरीज है 29 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 के पेपर को हम सभी कंप्लीटली सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए। देखा जाए 29 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 के पेपर में हमसे किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे, उन सवालों को सॉल्व करने की हमारी क्या राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 5 तक जो सवाल हमको दिए गए हैं वो है डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित सवाल। हमारे सामने एक टेबल आपको दिख गया होगा। ये जो टेबल है, इन टेबल में देखिए ये देश के नाम दिए गए हैं, कुल 6 देशों के नाम हैं। और ये जो 6 देश हैं ये अलग अलग ये अलग अलग प्रतियोगिताएं हो रही हैं। ठीक है, 3 खेल की अलग अलग प्रतियोगिताएं हो रही है। इन देशों से खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। जो खिलाड़ी हैं वो कुछ खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि पुरुष होंगे, कुछ खिलाड़ी ऐसी होंगी जो कि महिला होंगी। ठीक है, तो महिलाओं जो टोटल संख्या है खिलाड़ियों की वो अलग अलग प्रतियोगिता के हिसाब से टोटल संख्या भी दे दी गई है, प्लस उस संख्या में से इंडिया में E1 प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की संख्या 480 है और उसमें से मेल और फीमेल कितने हैं उनका रेशियो भी आपको दे दिया गया है। आगे कहा गया भैया कि आप टेबल को पढ़ो और प्रश्नों को पढ़ो, पढ़कर उसके उत्तर देने का प्रयास करिए। ठीक है, तो चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल से अगर देखते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है प्रतियोगिता E2 अर्थात यहाँ की बात हो रही है। E2 में चीन से प्रतिभागियों की संख्या प्रतियोगिता E3 में अमेरिका से महिला प्रतिभागियों की संख्या से कितने % अधिक है। कह रहा है प्रतियोगिता E2 में चीन से प्रतिभागियों की संख्या। E2 कहाँ है बच्चा? यहाँ पर है। और चीन कहाँ है या चाइना कहाँ पे है? यहाँ पर है। ठीक है, कह रहा है कि प्रतियोगिता E2 में चीन से प्रतिभागियों की संख्या, चीन से प्रतिभागियों की संख्या आप देखेंगे तो कितनी है? 1160 है। तो चाइना से जो संख्या हमको मिली वो कितनी मिल गई? 1160। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा है कि संख्या होगी प्रतियोगिता E3 में अमेरिका से महिला प्रतिभागियों की संख्या। चलो अमेरिका चलते हैं। पहले अमेरिका हम पहुंच गए, अमेरिका और E3 चलते हैं, E3 भी आ गए। तो अमेरिका में कितनी संख्या है? 1500 है, लेकिन 1500 मेल एंड फीमेल दोनों की है। लेकिन यहाँ पे इसने किसकी बात की? केवल वुमेन्स की बात की है। तो यहाँ पे देखो हमने इसका कॉन्सेप्ट आपको रेशियो का पहले बतला दिया। अगर आप मेरी ये जो पीवाईक्यू की सीरीज है शुरुआत में देख रहे होंगे तो आज की डीआई आपको कहीं से भी परेशान नहीं करेगी। ठीक है, तो हमने इसका कॉन्सेप्ट बतला दिया, रेशियो को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो E3 में देखेंगे तो 1500 है अमेरिका में प्रतिभाग करने वाले, और उसमें से मेल और फीमेल का रेशियो है 2:1 का। 2:1 का है, अर्थात 3 का मान यहाँ पे 1500 दिया गया है। हमें महिला देखना है, महिला मतलब 1 का मान हमें निकालना है। अगर 3 का भाग 1500 है तो 1 का मान आपको क्या मिल जाएगा? 500 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया क्या? महिला प्रतिभागियों की संख्या कितनी मिल गई? महिला प्रतिभागियों की संख्या अमेरिका से कितनी मिल गई? 500 मिल गई। अब 500 मिल गई, तब दोनों में अंतर ही तो पूछा है, कितना परसेंटेज अधिक है ये पूछा ना। तो 1160 में से अगर आप 500 निकाल रहे हो तो 660 बचेगा। 6 11 में 5 गए 6, 660 बच रहा है। अब यही कितना परसेंट अधिक है आप देख लो। 660 में आप क्या करोगे? 100 का गुणा करोगे और नीचे क्या ला दोगे? 500 ला दोगे। क्या ला दोगे? 500 ला दोगे। तो डबल जीरो से डबल जीरो तो कैंसिल हो गया, अब बचा ये 660। अब 660 में अगर आप भाग करोगे, देखो 5 1 5 हो जाएगा, 5 1 5 हो गया, तो एक बचा, ये जाके 16 बन गया, तो 5 3 15 हो गया और 5 दूना 10। आप कह सकते हो कि 132% अधिक है। कितना अधिक है? 132% अधिक है। इस हिसाब से देखो तो इसका डी वाला विकल्प राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 है सभी 6 देशों को मिलाकर प्रतियोगिता E2 में भाग लेने वाले पुरुष प्रतिभागियों व महिला प्रतिभागियों की संख्या के बीच में अंतर कितना है। E2 की बात कर रहा है और कह रहा है कि भाई जो पुरुष प्रतिभागी हैं और जो महिला प्रतिभागी हैं उन दोनों के बीच में अंतर क्या है। अब देखो यहाँ पे संख्या दी गई है, यहाँ पे रेशियो दिया गया, इसके आधार पर आपको पुरुष और महिला को अलग करना पड़ेगा और आगे चल के उसको आपस में डिडक्ट करके संख्या आपको निकाल लेनी होगी। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसके बारे में तो हमने आपको बतला दिया है, तो आप आसानी से इसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसकी इंडिया से शुरुआत करते हैं। इंडिया में देखिए संख्या कितनी है E2 में? 500 है और रेशियो कितना है? 17:8 का है। तो 17 8 25 हो जाएगा। तो 25 का मान बन के आ जाएगा कितना? 500। तो हमें 17 का मान अलग निकालना है, 8 का मान अलग निकालना है। ठीक है, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो गया। 17 बिसाह में करोगे, 17 दामा 170, 17 दामा 170, अर्थात दोनों को जोड़ोगे तो 340 आ जाएगा और 20 अट्ठे 160। एक जगह हम लिख ले रहे हैं, यहाँ पे मेल लिख ले रहे हैं, यहाँ पे फीमेल। तो हमें मिला कितना? 340 और यहाँ पे मिला कितना? 160। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका में कितना दिया है? 7 5 12 होता है। 12 का मान इसने दिया है 1440, तो हमें 7 का निकालना है, 5 का निकालना है।
तो 12 1 के 12 होगा, 12 दूना 24, 120 आ जाएगा। 120 में 7 का मल्टीप्लीकेशन होगा, 7 0 0 और 7 दूना 14 और 7 1 के 7 1 8, 840 यहाँ से मिल गया, तो 840 हमने नोट कर लिया। और प्लस आया अब 5 का गुणा, 5 शून्य शून्य, 5 दूना 10 और 5 1 के 5 1 6, ठीक है। तो 600 इधर आ गया। चलो अमेरिका भी हो गया। अब हम चाइना की तरफ चलते हैं। चाइना में देखेंगे तो 1160 है, ठीक है, और 13:7 है। 13:7 है, कहने का मतलब यहाँ पे 20 का मान कितना दिया है, 20 का मान 1160 दिया है। तो हमें निकालना है कितना, 13 का और 7 का, ठीक है। तो 20 देखो 20 2500 होगा, 20 छक्का 120 तो जा नहीं सकता, 20 2500 हो गया और 16 बचा, 20 अट्ठे 160 हो गया, 58 बचा। अब 58 में 13 का गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा आप जल्दी से कर लो। 58 गुणे 13 का मतलब 3 अट्ठे 24 होता है, हासिल 2 गया, 3 पचे 15 और 1 अट्ठे 8, 15 8 23 और 23 2 25, 25 का 5 हासिल 2, 5 1 के 5 2 7, 754 आ गया। अर्थात 13 का मान यहाँ पे क्या आ गया, 754। तो 754 यहाँ पे लाओ, नोट कर लो। और फिर इसको 58 में 7 का गुणा कर लो, 7 अट्ठे 56 होता है और 7 पचे 35 5 40, अर्थात यहाँ पे कितना बना, 406 बन गया, ठीक है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, रसिया में चलते हैं। रसिया में देख रहे हैं पूरी संख्या 1320 है, रेशियो कितना है 7:4 का। तो हमने क्या किया, 11 का मान कितना हो गया, 1320 हो गया। और तब फिर आपको 7 का निकालना है, 4 का निकालना है। तो 11 1 के 11 करोगे तो देखो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 11 दूना 22, 120 यहाँ भी बच गया। 120 में 7 का गुणा करो, 7 शून्य शून्य, 7 दूना 14 और 7 1 के 7 1 8, 840 यहाँ से मिल जाएगा। 4 शून्य शून्य, 4 दूना 8 और 4 1 के 4, 840 और 480। तो आप इसको नोट कर लो, यहाँ पे मेल आया 840 और ये आया 480, ठीक है। अब कौन बच रहा है भाई, इंग्लैंड बच रहा है। चलो इंग्लैंड की तरफ चलते हैं हम। इंग्लैंड में कितना है, 840 है। तो 9 5 14, 14 का मान क्या है, 840 है। तो हमें 9 का और 5 का निकालना है। तो 14 छंग 84 होता है, 60, 60 नौया क्या होगा 360 और 60 पंचे क्या होगा 300, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिला क्या, 300 और 360, यही मिला ना, गड़बड़ कर रहा हूं मैं। 60 9 ये 540 होता है, 540, 60 हाँ 9 9 9 छक 54, ठीक है। तो यहाँ पे मिला 540 और 60 पंचे 300 होता है। तो ये 300 हो गया। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, इंग्लैंड हो गए। अब हम चलते हैं किसकी तरफ भाई, जर्मनी की तरफ। जर्मनी में है कितना, 3:1 है। तो 4 का मान कितना दिया है, 728 इसने दिया है। अब हम निकाल लेते हैं 3 का मान, 1 का मान, 4 1 के 4 जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 4 अठे 32 और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 182, 3 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 अठे 24 और 3 1 के 3 2 5, 546 और 182, 546 और 182। अब इन्हीं को जोड़ लो भाई, अलग अलग देखो कितना आ रहा है, 0 0 0 4 और 4 6 10 का 0 हो गया, हासिल 1 लगा हुआ, ध्यान में रखिएगा। 4 4 8 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25 और 25 1 26 का 6, हासिल अब 2 हो गया, ठीक है। 3 8 11, 11 7, 3 8 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 5 31, 31 5 36 और 36 2 38, कितना बन के आया, 38 60 बन के आया। किसकी संख्या, मेल की संख्या 38 60 बन के आई। फीमेल जोड़ लेते हैं, यहाँ पे पूरे देखो 6 आया, 2 आया, 8 आया, 6 आया, 2 आया, 8 आया, फिर 6 8 14, 14 8, 14 8 22 हो गया, 22 का 2 हासिल 2 लगा है, ध्यान में रखिएगा। 1 6 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 1 19, 19 2 21, कितना बन के आ रहा है 21 28, दोनों का अंतर देख लो, 10 में 60 गए 2, 5 में 2 गए 3 और 8 में से 1 गए, कितना आ जाएगा, 8 में से 1 गए 7 आ जाएगा, 3 में से 2 गए 1, 17 32 इसका डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। 17 32 ढूंढोगे तो सी वाले में मिल जाएगा, अर्थात इसका तीसरा वाला विकल्प राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि खेल प्रतियोगिताओं में E1 E3 में मिलाकर महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है। अगर E2 पूछा होता तो काम बन गया होता, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, E1 और E3 में पूछा है, लेकिन महिला का पूछा है। तो चलो भाई थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। पहले हम किसका निकाल लेते हैं, पहले E1 का हम निकाल लेते हैं। तो E1 फीमेल यहाँ पर है, ध्यान में रखिएगा, लिख रहा हूँ E1 फीमेल, E1 फीमेल यहाँ पे और E2 फीमेल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। दोनों का प्रतिभागियों की संख्या मिलाकर प्रतिभागियों की संख्या पूछी, E1 की फीमेल और किसकी पूछिए, E3 ना। तो चलो E3 का फीमेल यहाँ लिख रहे हैं। तो चलो E1 के फीमेल पहले निकालना शुरू करते हैं। इंडिया में देखेंगे, देखो 480 कुल है, इसका मतलब है कि 3 का मान 480 है केवल। अब हमें फीमेल निकालेंगे, अर्थात 1 वाला रेशियो। तो 1 का मान कितना आएगा,
3 का मान अगर 480 है तो 1 का मान जानते हैं कितना आ जाएगा, 3 1 के 3 होगा। अब 1 3 6 18, अब 1 60, तो पहले में तो आ गया कितना 160 E1 में। ठीक है, हम एक एक करके निकालते हैं। 1280 5 3 8 का मान 1280 है, 8 का मान कितना है 1280 है, तो हमें केवल 3 का मान निकालना है। तो 8 1 8 हो जाएगा, 8 6 48 160, 160 में 3 का गुणा होगा, 3 0 0, 3 6 18, 3 1 के 3 1 4, तो 480 बन गया दूसरे में। तीसरे में आ जाओ भाई, 1100 है ये, 11 का मान कितना है 1100 है, तो 4 का मान कितना होगा, तो 400 हो जाएगा। 4 का मान कितना होगा 400, तो चलो भाई 400 आ जाओ, 3 हो गए, चलो 8 5 13, 13 का मान 1300 है, तो 5 का मान कितना होगा 500 होगा, तो 500 आ गया। अब देखो आगे 3 1 4, 4 का मान अगर 800 है तो 1 का मान क्या होगा, 1 का मान 200 हो जाएगा, तो 200 भी आ जाओ। अब आ गया 650, 16 9 होता है 25, 9 6 15 ना, 25 का मान 650 दिया है, तो 9 का मान निकालो, 25 दूना 50 होता है और 25 छक्का 150 होता है, तो 26 9 9 छक 54 होता है, 9 दूना 18 5 23 होता है, तो 234 बन जाएगा। ठीक है, 234। चलो हमने E1 का निकाल लिया, अब हमें E3 की तरफ चलना है, E3 यहाँ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो 7 का मान इसने क्या दिया है, इंडिया में देखेंगे 7 का मान इसने 700 दिया है, तो 2 का मान निकालना है, तो 2 का मान क्या बन के आ जाएगा 200, तो ज्यादा कुछ करना नहीं था, तो 200 हमने निकाल लिया। अब कितना बन जाएगा 200, अब आया 1500, 3 का मान इसने दिया है 1500, तो 1 का मान निकालने में तो 500, कुछ करना नहीं है ज्यादा कठिन। ठीक है, अब देखो 1240 ये है, तो 4 का मान कितना दिया है 1240 दिया है, तो 1 का मान आपको निकालना है, तो 4 3 12, 4 1 के 4 310, तो मतलब इसका मान 310 निकल के आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से बस निकालते चलना है। 1500 है, 8 7 15, 15 का मान अगर 1500 है तो 7 का मान तो 17 700 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 5 4 9 है, 9 का मान यहाँ पे 900 दिया है, तो 4 का मान निकालने में कितना दिक्कत होगा 400 आ जाएगा। अब 2 1 3, 3 का मान 750 इसने दिया है, तो हम 1 का मान निकाल ले रहे हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 5 15, 1 का मान 250 आ गया, तो 250। अब कह रहा है दोनों का मिलाकर कितना बनेगा, तो जोड़ लो भैया। देखो 0 0 0 करके आओगे तो यहाँ पे 4 ही मिल जाएगा, 6 8 14 होता है, 14 3 17 होता है। ठीक है, 17 का 7 हासिल 1। अब 1 4 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 2 18, और 18 1 19, 19 74 1 बन गया। ठीक है, अब दूसरे को जोड़ लो जरा, 0 0 0 पूरा 0 ही आ गया है। अब यहाँ से 0 0 0, 5 1 6 आ गया है, अब जोड़ लो 5 2 7, 7 3 10, और 10 7 17, 17 4 21, 21 2 23, 2360 आ गया। अब दोनों को जोड़ लो, बस 4 आ गया, 7 4 11, और 7 6 13 आ गया, 9 3 12 1 13 आ गया, 2 1 3 1 4 आ गया, 43 34 इसका राइट आंसर बन जाएगा। डी वाला विकल्प इसका राइट है। तो इसने कहा था कि भाई E1 की महिला और E3 की महिला को आपस में जोड़ के बताओ कितनी है, तो 43 34 है। इस प्रकार से सवालों को आपको हल करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखो बच्चा कह रहा है कि प्रतियोगिता E2 में अमेरिका से महिला प्रतिभागियों की संख्या का, प्रतियोगिता E2 में अमेरिका से महिला प्रतिभागियों, E2 कहाँ पे है, यहाँ पर है, अमेरिका कहाँ पे है, यहाँ पे है। अभी अभी हमने अमेरिका की वैल्यू निकाली थी ना, तो अभी अभी हमने अमेरिका की वैल्यू किस में निकाली थी, E2 वाले में तो निकाली थी हमने अमेरिका की वैल्यू। अब ऐसे तो याद नहीं, 1440 कहाँ गया भाई, 1440 यहाँ पे है ना, तो अमेरिका की वैल्यू आई थी यहाँ पे 600, महिलाओं की वैल्यू कह रहा है ना, हाँ महिलाओं की वैल्यू वहां पे आई थी हमको 600। अब महिलाओं की वैल्यू अगर हमको वहां से आई थी 600, अब कह रहा है दूसरा E2, E1, एक मिनट, प्रतियोगिता E1 में भारत से 4 नंबर सवाल, अच्छा 5 नंबर पे आ गए, तभी तो हम करें। तो यहाँ पे E2 से अमेरिका महिला कितनी है 600 है, और कह रहा है कि प्रतियोगिता E3 में चीन से महिला, अमेरिका E3 ओ सॉरी E3 में चीन से महिला, चीन कहाँ है 1240 है, तो 1240 का मतलब अभी हमने निकाला था इसका भी, 1240 वाला कहाँ गया भाई, 1240 इसी में निकाला था E3 में, E3 में 1240, तो 1 का मान 310 आया था, तो 310 आ गया। अब दोनों का अंतर यही देख लो भाई, 600 था और 310 था, अंतर नहीं कहा है, रेशियो कहा है, इसका मान 600 था, इसका मान 300, काट दो भैया इसको, 60 अनुपात 31 इसका राइट आंसर बन जाएगा। भाई निकालना भी होगा तो निकाल लीजिएगा। E2 में अमेरिका से महिला, E2 है अमेरिका, तो यहाँ पे 7 5 12 है, 12 का मान 1440 दिया है, तो 5 का मान निकाल ही लेना, 12 1 के 12, 12 दूना 24, 120, 5 दूना 10, 5 1 के 6, यही आ गया। और E3 से चीन महिला निकालना चाहो तो निकाल लो भाई, 4 है, 4 में 1240 दिया है, तो 1 का मान आपको निकालना है, तो यहाँ पे आएगा 4 3 12, 4 1 के 4,
और 0 तो 310 आया, तो एक एक जीरो कट गया, तो 60:31 इसका राइट आंसर बन गया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रतियोगिता E1 में भारत से महिला प्रतिभागियों की संख्या। प्रतियोगिता E1 कहाँ है? यहाँ है। भारत कहाँ है? यहाँ पे है। कह रहा है E1 से भारत से महिला प्रतिभागियों की संख्या। चलो निकाल लेते हैं भारत से महिला प्रतिभागी। वैसे निकाला भी गया है पहले भी, लेकिन यहाँ भी हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 3 का मान 480 दिया है, तो 1 का मान निकालने में 3 16 में होता है, तो 1 का मान कितना हो गया? 160 हो गया। तो भारत से महिला कितनी मिल गई? 160। कह रहा है प्रतियोगिता E3 में जर्मनी से। E3 कहाँ है? जर्मनी यहाँ है, E3 यहाँ है। 3 का मान 750 दिया है, तो 1 का मान निकालने में 3 दूना 6 होगा, 3 पचे 15, तो 650 आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि भाई प्रतिभागियों की संख्या से कितना परसेंट कम है। तो अब जरा देखो भाई कितना परसेंट कम है। कुछ गड़बड़ किया हम लोगों ने क्या? अच्छा 250 ना, 3 दूना 6 है, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 250 होगा। तो 250 अब कितना परसेंट कम है देखने के लिए क्या करोगे? दोनों का अंतर देखोगे, 0 और 15 में से 6 गए 9, 2 में से 1 गए, 1 में से 1 गए 0, तो 90 आया। तो 90 गुणे 100 और नीचे कौन आ जाएगा? 250। 0 से 0 गया। अब इसको 5 से कर दो, 5 पचे 25 होता है, और 5 दूना 10 होता है, 5 1 के 5 होता है, और फिर 4 5 अठे 40, 18 दूना 36, तो 36% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36% क्या है? ये 36% कम है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, जो डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल होते हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं जो बताए हमने पांचों सवाल वो आपको क्लियर होंगे। पहले में 132, सेकंड में 7732, 4334, 4 में 60:31 और पांचवें में आया 36। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पांचों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन लॉजिक से आपसे सवाल पूछा गया है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट फैलेसियस स्टेटमेंट है। कारण भी आपको बतलाया गया है। जो स्टेटमेंट दी गई है उनसे संबंधित पूछा गया है कि भाई कौन सी इसमें से नॉन इन्फ्लुएंशियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल टर्म के पद के रूप में है। तो ये जो सवाल है, ये सवाल बार बार रिपीट होता है। ये जो स्टेटमेंट्स आप चारों देख रहे हैं, ये चारों स्टेटमेंट बार बार रिपीट होते हैं। ये यहाँ से आपसे स्टेटमेंट बना बना के सवाल नहीं पूछता है। कुछ एक स्टेटमेंट्स हैं, वही स्टेटमेंट बार बार रिपीट होती हैं। इसके बारे में हमने आपको एक टेबल दिया था, आपसे बोला था स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी। अच्छा एक बात और, शायद वो वीडियो अभी तक प्राइवेट ही है, आप सबको नहीं मिली होगी। ठीक है, बॉक्स कुछ बच्चों को मिली रही होगी, बाकी अभी तक शायद प्राइवेट ही है। ठीक है, तो उसमें हमने आपको इसके बारे में बतलाया था। तो ये जो नॉन इन्फ्लुएंशियल कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये बधित फैलेसी का एग्जाम्पल है। बधित फैलेसी का एग्जाम्पल है, अगर आप देखेंगे द हिल एज फायर बिकॉज इट इज नोएबल, ये तो करेक्ट है अपने आप में। फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंसेज, इसी में एरर है, इसी में फैलेसी है, अर्थात इसका जो राइट आंसर बनेगा वो सेकेंड वाला बनेगा। तो ये जो उदाहरण है किसका है? ये नॉन इन्फ्लुएंशियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल टर्म का है। ठीक है, ये वैधती फैलेसी का कथन है, ऐसे जान लीजिए। ठीक है, तो बधित फैलेसी का कथन है। इसके बारे में हमने आपको पूरा एक टेबल दिया था, इस टेबल को ही आपको रट लेना है। आप ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसी एग्जाम्पल से जो पिछला देखिए, ये जो चारों एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं ना, आप देखेंगे इसी में से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से घूम फिर के आपसे सवाल पूछा जाता है। तो ये टाइप ऑफ फैलेसी है, यह हेतुआभास जिसको इंडियन लॉजिक में बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे यह बधिता फैलेसी है, जो कि नॉन इन्फ्लुएंशियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल टर्म से है। यहाँ पे हम कॉन्ट्राडिक्टेड करते हैं, विरोधाभास करते हैं सेल्फ परसेप्शंस के आधार पे। ठीक है, तो जो उदाहरण है वो है फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंसेज। मैं तो कहूंगा भाई इसको आप जैसे है आप ये याद कर लीजिए कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है। आराम से इसी में से घूम फिर के आपसे सवाल आता है, तो आराम से आप सवालों को कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बजता है फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंसेज। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए ये कुछ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज में चीजें दी गई हैं, आपको इसको पढ़ना है और देखना है। आंसर भी तो यहाँ टिक हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसको लगाते कैसे हैं, बस इसको समझिए। पिछले वाले सेट में भी आपको बतलाया था। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए इंडियन कजिन्स आर गुड इज कोडेड MICIFIGI, यही लिखा है ना। तो आप देखिए यहाँ पहले वर्ड से देखना शुरू करिए। देखिए इंडियन यहाँ पर है, इंडियन यहाँ पे है और इंडियन यहाँ पे है। हम इस पे कोई एक कॉमन कोड स्थापित कर देते हैं, जैसे 1 हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें से कौन सा कॉमन है, देखिए MI है, MI है और MI, इसको हमने 1 अलॉट कर दिया। देखो अब यहाँ पे कजिन्स लिखा है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो हमने ट्रू ले लिया और यहाँ पर भी ट्रू ले लिया और किसी में तो लिखा नहीं है। अब इसमें देखेंगे कौन सा कॉमन है, ये CI है कॉमन, ट्रू हमने ले लिया। अब देखो यहाँ पे आर है, बाकी देखो कहीं पे आर है नहीं, कहीं पे आर है नहीं, अच्छा यहाँ पर है, दे एंड पीपल आर, ठीक है। तो आप इसको 3 दे सकते हो और इसको 3 दे सकते हो। तो यहाँ पे और यहाँ पे लास्ट में देखो कौन सा कॉमन है, तो MICI FIGI, तो यहाँ पे देखो FI है, तो इसको 3 दे दो और इसको 3 दे दो, ठीक है। अब देखो गुड किसी में है, गुड तो किसी में है ही नहीं, तो गुड का कॉमन क्या हो जाएगा, GI हो जाएगा। अब चलो दे पे आते हैं, दे पे आते हैं तो यहाँ पे हमने 4 लिखा और देखो दे इसमें है तो इस पे हमने 4 लिख दिया। अब सेकंड और फोर्थ में देखो कोई कॉमन है तो AI है, 4 है और 4 हो गया, ठीक है। लाइक देखो किसी में है, यहाँ पे है 5 हो गया और ये 5 हो गया। इन दोनों में देखो कोई कॉमन है, ये 5 हो गया और ये 5 हो, अब एक एक बच रहे हैं तो वो उसके हो ही जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पीपल है, यहाँ पे पीपल है, 5 हो ही गया है, 6 कर लो और 6 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो PI है और यहाँ पर भी PI है, 6 हो गया, ठीक है। तो अब ये बनी गया एटमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हो ही गया, इंडियन का हो गया, चाइनीज का तो फिक्स ही हो गया। अब देख लो आपसे पूछा क्या गया है, किसका पूछा गया है, पूछा गया है हाउ द वर्ड्स गुड, चाइनीज एंड कजिन्स। आप गुड को कैसे लिखोगे, चाइनीज को कैसे लिखोगे और कजिन्स को कैसे लिखोगे। देखो गुड के लिए देखो 1 2 3 1 2 3, गुड यहाँ पे शेष है और GI शेष है, अर्थात हम गुड के लिए क्या लिखेंगे, GI लिखेंगे, ठीक है। चाइनीज पे आ जाओ, चाइनीज देखो 3 नंबर पे है ना, चाइनीज 1 2 3 फिक्स है, चाइनीज के लिए स्पेस, चाइनीज यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे भी ये भी छूटा हुआ है, अर्थात चाइनीज के लिए हम लिखेंगे HI। अब आ जाओ कजिन्स पे, ठीक है। कजिन्स यहाँ पे है, यहाँ पे 2 नंबर पे है और यहाँ पर 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे देखो क्या लिखा है, CI लिखा है, तो CI ले लो, अर्थात इसका राइट आंसर होगा GIHI CI, GIHI एंड CI, ठीक है। तो इसका फर्स्ट वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। इस तरीके से ऐसे सवालों को हम अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब आपको 4 स्टेटमेंट दी गई, पूछे गया है कौन सा ट्रू है। आर्गुमेंट्स के बारे में हमने लॉजिकल रीजनिंग में एक वीडियो दी है, उसमें हमने आर्गुमेंट के बारे में बहुत अच्छे से समझाया और बताया है। एक बार अगर आप उसको देख लेंगे तो आपका बेस वहां से तैयार हो जाए। कह रहा है कि एन आर्गुमेंट इज साउंड व्हेन इट इज वैलिड एंड हैज ओनली ट्रू प्रीमाइसेस। सही बात है, अगर आर्गुमेंट साउंड कर रहा है इसका मतलब है कि वो वैलिड है और जो प्रीमाइसेज हैं वो ट्रू प्रीमाइसेज हैं, ठीक है। मतलब कि ट्रू मतलब सही प्रीमाइसेज हैं। नेक्स्ट ऑन एन आर्गुमेंट ट्रूथ हिज कंक्लूजन डिटरमाइंस इट्स वैलिडिटी बाय इटसेल्फ, ठीक है। हम इसकी वैलिडिटी को खुद से डिफाइन नहीं करते हैं, ये बात तो गलत हो जाएगी। सम वैलिड आर्गुमेंट्स है फॉल्स प्रीमाइसेज, भाई कुछ वैलिड आर्गुमेंट्स के पास भी फॉल्स प्रीमाइसेज होती हैं एंड ट्रू कंक्लूजन उनके पास कुछ मतलब कि ट्रू कंक्लूजन हो सकते हैं। दूसरा, सम इनवैलिड आर्गुमेंट्स है फॉल्स प्रीमाइसेस, कुछ है भाई इनवैलिड आर्गुमेंट्स के पास भी फॉल्स प्रीमाइसेज होती हैं और उनके साथ ट्रू कंक्लूजन भी हो सकते हैं, ये भी बात सही है। अर्थात फर्स्ट भी सही है, आपका थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है। जो गलत है वो वैलिडिटी बाय इटसेल्फ वाला है कि वहां पे हम इसकी वैधता हम खुद से नहीं निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्थात फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ACD वाला विकल्प सही है, B वाला विकल्प गलत है, ठीक है। हमने इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया और बताया था कि भाई जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट में बेसिकली हम 2 प्रकार की स्टेटमेंट की बात या आर्गुमेंट की बात करते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव जब आर्गुमेंट होता है तो हम देखते हैं भाई वो वैलिड है कि इनवैलिड है। अगर वो वैलिड है तो हम सुनिश्चित करते हैं कि वो साउंड है कि अनसाउंड है, अगर वो इनवैलिड है डायरेक्ट अनसाउंड हो जाता था। अगर आपको याद आ रहा होगा तो वो बातें हमने बताई थी, ठीक है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग, अगर इंडक्टिव आर्गुमेंट है तो हम चेक करते हैं स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम चेक करते हैं कोजेंट है कि नॉन कोजेंट है, या वीक है तो वो डायरेक्टली नॉन कोजेंट हो जाया करता था, ठीक है। तो वैलिडिटी को अगर देखेंगे, जो वैलिडिटी होती है बेसिकली डिडक्टिव आर्गुमेंट में उसकी लॉजिकल स्ट्रेंथ को बतलाती है और समझाती है। भाई कोई भी स्टेटमेंट वैलिड कब कहा जाएगा, जब उसकी जो प्रीमाइसेज होंगी ट्रू होंगी और उसके कंक्लूजन भी मस्ट बी ट्रू हुआ करेंगे। जो वैलिड आर्गुमेंट है मे बी ट्रू प्रीमाइसेज एंड ट्रू कंक्लूजन हो सकता है, फॉल्स प्रीमाइसेज होगी फॉल्स कंक्लूजन हो सकता है, फॉल्स प्रीमाइसेज होंगी तो ट्रू कंक्लूजन भी हो सकता है, बट कैन नेवर हैव ट्रू प्रीमाइसेज एंड फॉल्स कंक्लूजन। मतलब ट्रू प्रीमाइसेज ट्रू कंक्लूजन, फॉल्स प्रीमाइसेज फॉल्स कंक्लूजन, फॉल्स प्रीमाइसेज
ट्रू कंक्लूजन, बट आप कह सकते हो अगर प्रीमाइस ट्रू है तो उसका कंक्लूजन फॉल्स नहीं होगा। बाकी डिडक्टिव आर्गुमेंट में वैलिडिटी हम देखते हैं और इनवैलिड देखते हैं। अगर वैलिड है तो हम साउंड देखते हैं। साउंड का मतलब क्या है कि जो प्रीमाइस आर ट्रू एंड रीजनिंग इज वैलिड, जो प्रीमाइस है वो ट्रू है और उसकी जो रीजनिंग है वो वैलिड है। अगर अनसाउंड की बात है तो जो रीजनिंग होती है वो वैलिड होती है, बट प्रीमाइस आपकी क्या होती है, फॉल्स हुआ करती है। उसी प्रकार इनवैलिड पे जाओगे तो अनसाउंड में जो रीजनिंग होती है उसमें ही फ्लॉड होता है, जो रीजनिंग होती है स्टेटमेंट की उसमें ही फ्लॉड होता है। तो हमने इसके बारे में आपको बताया और समझाया था। साउंड को आप किस हिसाब से देखो भाई, जो साउंड होने का मतलब यह है कि जो आपकी प्रीमाइसेज हैं वो सत्य हो और उनका जो स्ट्रक्चर हो वो भी सत्य होना चाहिए। कहने का मतलब एक डिडक्टिव आर्गुमेंट साउंड कब होगा, जब वो वैलिड होगा। नंबर एक बात, इट हैज ऑल ट्रू प्रीमाइसेस, ठीक है। जैसे कहा गया कि ऑल कैट्स आर मेमल्स, दूसरे प्रीमाइस में बोला कि ऑल मेमल्स आर एनिमल। अब इन दोनों के आधार पे कहा जा सकता है कि ऑल कैट्स आर एनिमल, ठीक है। तो ये हम कहेंगे कि ये डिडक्टिव आर्गुमेंट है, दूसरा ये वैलिड आर्गुमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन इंडक्टिव आर्गुमेंट की बात की थे। अब यहाँ पे हम इसके बाद चलेंगे नहीं। इंडक्टिव आर्गुमेंट में हम देखते हैं स्ट्रांग है कि वीक है। स्ट्रांग है तो हम देखते हैं कोजेंट है कि नॉन कोजेंट है। बाकी इसके बारे में हमने बता दिया है, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग। कह रहा है कि कौन सा पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग का उदाहरण नहीं है। देखो कह रहा है कि द लर्निंग ऑफ द पियानो मेक्स अ लर्निंग ऑफ द वायलिन मोर डिफिकल्ट। कहने का मतलब पियानो का अधिगम वायलिन के अधिगम को और कठिन बनाता है। भाई यहाँ पे पॉजिटिव हस्तांतरण कहाँ हो रहा है, यहाँ पे तो निगेटिव हो रहा है। पहला तो इसके हिसाब से तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा करा सकारात्मक हस्तांतरण के उदाहरण नहीं है, यही नहीं है। दूसरा है बीज गणित में निपुणता कैलकुलस को समझने में सहायता प्रदान करता है, ये तो भाई पॉजिटिव है, तो ये तो हम काट देंगे, ठीक है। एक कार को चलाने का ज्ञान साइकिल को चलाना सीखने को अधिक कठिन बनाता है, ये भी भाई निगेटिव हस्तांतरण हो रहा है, तो ये भी नहीं पूछा गया तो सही होगा। फ्रेंच बोलने का अधिगम स्पेनिश के अधिगम में बाधा पहुंचाता है, ये भी भाई यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव ट्रांसफर हो रहा है। और निगेटिव ट्रांसफर के बारे में ही आपसे पूछा गया है कि सकारात्मक कौन सा नहीं है, तो भैया ए नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं है। ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, अर्थात सेकंड वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है भाई, पॉजिटिव ट्रांसफर कब होगा, जब जो ज्ञान आप पहले से सीखे हैं अगर नई चीजें करते वक्त वो आपके काम आ रही है तो आप कहेंगे कि पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है। जो चीजें आप पहले सीखे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं उसमें वो कुछ भी काम नहीं आ रही, तो हम कहेंगे जो नॉलेज है उसका नेगेटिव ट्रांसफर हो रहा है, इसे जान लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए क्रम में प्रश्नवाचक स्थान के आगे आपको ढूंढना है कि प्रश्नवाचक स्थान के आगे क्या आएगा। देखिए 6 है, 7/2 है, 8/3 है, 9/4 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। देखिए इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता, आपको यहाँ से लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई क्या हो सकता है। एक तरफ से देखो, यहाँ पे 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, तो 10 होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है 2 है, 3 है, 4 है, तो 5 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 10 रखोगे और यहाँ पे नीचे इसके 5 रखोगे तो चाहे इसको 10/5 कह दो, 10/5 इसमें है नहीं, 5 1 के 5 कर दो, 5 दूना 10, अर्थात 2 वाला विकल्प इसका राइट हो जाएगा। आप कहोगे सर 6 को अच्छा बेटा 1 कर दो। आप देखो 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो भाई इसका कोई निश्चित तरीका नहीं है कि ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई पैटर्न तो मिलेगा ही, ठीक है। चलो इसका थर्ड वाला विकल्प राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अ प्रोसेस दैट हैज मोस्टली बीन कंप्लीटेड इन सेवरल हावर्स, कह रहा है कि अनेकों घंटों में पूरा किया गया है परंतु जो वर्षों तक जारी रह सकता है, बट कैन बी कंटिन्यू फॉर ईयर्स एंड इट इंस्टॉल्स फिक्सेस इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। देखिए इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको अपने नोट्स में नोट करिए। उसे रिप्रेशन की बात करें, रिप्रेशन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये रिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि चीजों को सप्रेस करना, दमित करना, ठीक है। एपिसोडिक मेमोरी क्या है, एपिसोडिक मेमोरी फेनोलॉजी जो मतलब कि आप कह सकते हो कि जो लाइफ के एक्सपीरियंसेज होते हैं उनको मेमोराइज करने की बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात है कि मतलब चीजें जो आपको है लॉन्ग टर्म तक याद हो रही है, तो इसको हम कंसोलिडेशन की तरफ जा सकते हैं। इसको एक्चुअल में मेमोरी कंसोलिडेशन बोला जाता है, कंसोलिडेशन बोला जाता है, तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो कंसोलिडेशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी रिप्रेशन नहीं होगा, एपिसोडिक नहीं होगा, कंसोलिडेशन ही होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो कंसोलिडेशन क्या है, एक तरफ से जान लीजिए कि वो प्रक्रिया होती है जिसमें नई जानकारी को लंबी अवधि तक अस्थायी रूप से उसको अपने माइंड में स्टोर किया जाता है या अस्थायी बनाया जाता है। ये भाई कुछ घंटों से शुरू होती है और वर्षों तक जारी रह सकती है, ठीक है।
तो जो आप इसको ऐसे ध्यान रखिए कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो कंसोलिडेशन से रिलेट करती है। ऐसे कहीं नोट्स में लॉन्ग टर्म मेमोरी लिख लीजिएगा और ऐसे कोष्टक में कंसोलिडेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जब भी आप इसको देखेंगे तो बस इसी से इसको जोड़ लेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, आप सब चीजों को रट नहीं पाओगे, आपको कुछ ना कुछ क्लूज उसके ढूंढने पड़ेंगे। आप ऐसे अगर एक जगह लिख लोगे, बार बार वो आपके माइंड से मूव करता रहेगा, तो जब भी ऐसे सवाल फंसेंगे ना, तो आप इससे रिलेट करके आराम से टिक करके निकल जाओगे, भले उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हो। अब वैसे देखोगे तो 50 क्वेश्चन में कई सारे सवाल ऐसे आते हैं उसके बारे में पढ़ाया नहीं गया होता है, आप पढ़े नहीं होते हो, लेकिन अगर आप प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाते हो तो चीजें आप कर जाते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर है कंसोलिडेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है द एजुकेशन काउंसिल ट्राइड टू एस्टेब्लिश अ यूनिवर्सिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि शिक्षा परिषद भारत में निम्नलिखित में से किस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रयत्न किया था। वो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, 1904 की बात है। उसमें कोलकाता विश्वविद्यालय की बात की गई थी, ठीक है, कोलकाता यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता की बात की गई थी। ये जो पूरी तरीके से तो ये 1900 मतलब 1857 में जब हुआ था, तो 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज स्थापित की गई थी, ठीक है। 1854 के जो आपका उड डिस्पैच आया था, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं, वहां पर इसको क्या किया, प्रयास किया गया, मतलब कि कहा गया कि भाई इस 1857 में हम 3 विद्यालय यूनिवर्सिटीज स्थापित करेंगे, ठीक है। 1882 में जाके इसी को रिव्यू किया गया, भाई देखा गया कि जो स्टैंडर्ड जो मानक बनाए गए थे वो पूरे भी हो पाए या नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो बंगाल प्रेसिडेंसी है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोस्ट मॉडर्न मास मीडिया। कह रहा है कि पोस्ट मॉडर्न, मॉडर्न से भी आगे पोस्ट मॉडर्न, तो पोस्ट मॉडर्न में क्या क्या आ जाएगा भाई, देखो मोबिलिटी और ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, मोबिलिटी मोबिलिटी दो जगह आ गया है, ये एक तो गड़बड़ है भाई, एक तो नहीं होना चाहिए। देखो सिमुलेशन तो होगा, कंफर्म है, लीनियरिटी नहीं होगी, ठीक है, लीनियरिटी नहीं होगी, तो मोबिलिटी तो होगी, मोबिलिटी होगी, सिमुलेशन होगा। बी एंड डी किसमें है, बी 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 सी डी, एक तो पहले, अच्छा एक तो काटो पहले भैया, ठीक है, ये काटो बी सी डी, इसका बी सी डी, ठीक है। तो बी है, डी है, तो ग्लोबलाइजेशन भी इसमें आएगा, तो सेकंड वाला ही विकल्प इसका राइट आंसर बनना चाहिए। जो पोस्ट मॉडर्न मास मीडिया की बात कर रहा है, मतलब एक तरफ से जान लीजिए कि आधुनिकता की बात कर रहा है, आधुनिक मास मीडिया की बात कर रहा है। तो जो आधुनिक मास मीडिया है, ये यहाँ पे कुछ और था, अगतिशीलता का मतलब है कि भाई रुकी हुई चीजें हैं, ये मोबिलिटी इसका नहीं है, गतिशीलता मतलब होता है मोबिलिटी, ठीक है। तो जो आपकी पोस्ट मॉडर्न मास मीडिया है या लेटेस्ट मास मीडिया, आप ऐसे जान लो कर लो, जो कि ग्लोबलाइज्ड है पूरी तरीके से, मोबिलिटी है, गतिशील है, हम अमेरिका की न्यूज देख रहे हैं, रसिया की देख रहे हैं, चाइना की देख रहे हैं, ठीक है। लीनियरिटी है, लीनियरिटी का मतलब एक क्रम से चलती है, बिल्कुल भैया एक क्रम से नहीं चलती है। अब हम कभी न्यूज 24 देखते हैं, कभी वहां की खबर देखते हैं, कभी वहां की खबर देखते हैं, कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, हमें जहां ठीक लगता है वहां का हम देखते हैं। तो राइट आंसर बनेगा ग्लोबलाइजेशन, मोबिलिटी एंड सिमुलेशन, बी सी डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। मोबिलिटी है, ग्लोबलाइजेशन है और सिमुलेशन है, हम इसको करेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसको हम नोट डाउन कर ले रहे हैं, इसको हम करेक्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको करेक्ट करना है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 14 है आइडेंटिफाई द थ्रेट्स ऑफ एडिशनल वैलिडिटी रिलेटेड टू पार्टिसिपेंट्स ऑफ इन स्टडी। पार्टिसिपेंट्स इन स्टडी की बात कर रहा है। दूसरा एडिशनल वैलिडिटी रिलेटेड है, एडिशनल नहीं है भाई, इसको आप कह सकते हो कि इंटरनल है, ठीक है। कौन सी है, इंटरनल वैलिडिटी है, ठीक है। आंतरिक वैधता की बात करा, ये आंतरिक लिख लो भैया, कहाँ अतिरिक्त लिखो, इसको भी करेक्ट करना होगा। मतलब कि आंतरिक वैधता है, इंटरनल वैलिडिटी की बात कर रहा है, ठीक है। पार्टिसिपेंट की स्टडी के पर्सपेक्टिव से तो आपको हमने बहुत बार पढ़ाया है। सिलेक्टिव रिलेशनशिप्स है, एक तरफ से चयन संबंधी खतरे हैं, हिस्टोरिकल है और एट्रिशन है, ठीक है। बी सी डी इसका राइट आंसर बनेगा, बी सी डी इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। देखो सिलेक्शन रिलेशनशिप है, हिस्टोरिकल रिलेशन है और एट्रिशन हैजार्ड्स है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप्ड इन द परमाफ्रोस्ट एंड हाइड्रेट्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इन लाइकली। कह रहा है कि वैश्विक तापन के कारण अस्थायी तुषार भूमि और हाइड्रेट्स में फंसी निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निर्मुक्त होने की संभावना रहती है। एकदम से रट लीजिएगा, एक बार ये असर्टेशन वाले सवाल, असर्टेशन एंड रीजनिंग का पहले सवाल आता था ना, तो उसमें ये पूरा स्टेटमेंट ही पूछा गया था, तो आप इसको रट लीजिएगा, हमको तो वहीं से याद है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, मीथेन है, आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। राइट आंसर इसका क्या है, मीथेन है, ठीक है। मीथेन क्या है, पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है जो कि ट्रैप्ड होती है परमाफ्रॉस्ट एंड ओसेनिक मीथेन हाइड्रेट्स
ठीक है, तो शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, परमाफ्रॉस्ट और समुद्री मीथेन हाइड्रेट्स में क्या जाती है, फंस जाती है। तो कौन सी गैस है, वो CH4 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन द वेब बेस्ड ई लर्निंग एप्लीकेशंस विच अलाउज यूजर टू सेलेक्ट देयर ओन वीडियोज एंड रिकॉर्ड देयर ओन ऑडियो अडेप्ट टू देयर नीड्स बाय एडिटिंग, विजुअलाइजिंग, एडिंग क्विज़ेस डायरेक्टली इन द वीडियो। करेक्ट भाई, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर है जो कि भाई आपको ऑडियो रिकॉर्ड करने, उसको संपादन करने, वीडियो रिकॉर्ड करने या उसको अपनी आवश्यकता के अनुकूल बनाने में मदद करता है। तो इसके लास्ट पेपर में भी ये सवाल आया था, तो इसमें भी आया है। ईडी पजल इसका राइट आंसर है। इसके अलावा माइरो है, माइंडविस्टर है, लेविस्टर है। ठीक है, तो जो ईडी पजल होता है वो क्या कर सकते हैं आप भाई, एक तरफ से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है जो कि यूजर्स को वीडियो अपलोड करने का मौका देता है, रिकॉर्ड करने का देता है, विजुअलाइज कंटेंट तैयार करने का देता है, इंटरेक्टिव क्विज वगैरह, वीडियो वगैरह आप तैयार कर सकते हो। तो ये सारी बातें होती हैं। ईडी पजल तो देख ही लिया। मीरो क्या है भाई, इनोवेशन और कोलैबोरेशन से संबंधित ऑनलाइन वर्क स्पेस होता है। जो माइंड मिस्टर है भाई, ऑनलाइन माइंड मैपिंग टूल है। माइंड मैपिंग क्या है, हमने आपको बताया ही है। लेविस्टर क्या है भाई, ये एक तरफ से वर्चुअल लैब सिमुलेशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो ईडी पजल था। जब टीचर चाहे तो उसको यूज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि मैच द कॉलम का सवाल है। डाइकोटोमस है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, इंटरवल है। बहुत ही इजी सवाल है, कुछ करना नहीं है। देखो कह रहा है कि द अदर कहाँ गया भाई, द ओनली टू कैटेगरीज, एक तो ए का तीसरा आ गया। देखो ए का तीसरा आने से ये दूठो तो खत्म हो गया। ठीक है, अब जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या होता है, वो प्रभाव देखता है, वो प्रभाव झेलता है। तो द अदर वेरिएबल है जो कॉजल इफेक्ट है। यहाँ पे क्या दिया है, एक तरफ देखिए कारणता से प्रभावित होता है, अन्य चर पर कार्य कारण संबंधी प्रभाव होता है। अन्य चर पर कार्य कारण संबंधी प्रभाव होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका बी का 4 है। बी का 4 है, तो बी का 4 है, तो इसका थर्ड आंसर होना चाहिए। और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका फर्स्ट हो जाएगा। और जो इंटरवल वेरिएबल है, इंटरवल वेरिएबल का मतलब क्या है कि दो वेरिएबल्स के बीच में, दो वैल्यूज के बीच में क्या होती है, सेम रेंज हुआ करती है। जो गैप होता है वो अंतराल होता है, जो बराबर होता है। तो बी का सेकंड हो जाएगा। आपका ए का तो थर्ड हो ही गया था, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बी का आपका 4 हो गया था। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो थर्ड वाला विकल्प आपका राइट होगा। बहुत इजी सवाल है, आप सब कर जाएंगे आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट साउंड, साउंड के बारे में क्या करेक्ट है। करेक्ट, इन द इंक्रीज ऑफ 10 डेसिबल्स इन साउंड इज इक्विवेलेंट ऑफ द 10 फोल्ड इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो साउंड की ध्वनि की तीव्रता मीजर की जाती है वो लॉगरिथम में मीजर की जाती है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 10 डेसिबल अगर वृद्धि होगी तो उसमें लगभग 10 गुना की वृद्धि होगी। ठीक है, लेकिन ध्वनि में अगर 20 dB की वृद्धि होती है तो तीव्रता में 20 गुना की वृद्धि नहीं होती है। अगर मतलब ध्वनि में 20 dB की वृद्धि होती है तो एक्चुअल में उसमें 100 गुना की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उसकी तीव्रता में 100 गुना की वृद्धि हो जाती है। तो ये बात तो गलत है। प्रबलता ध्वनि में तीव्रता की मानव प्रत्यक्षीकरण है, ये बात तो सही है। लाउडनेस इज द ह्यूमन परसेप्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ध्वनि की जो रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज की होती है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो ये बी वाला तो गलत है। साउंड बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक एंड साउंड, नहीं भैया ये तो उल्टा कर दिया है। जो 20 हर्ट्ज के बिलो है तो उसको हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक, और अगर 20 हर्ट्ज के 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर है तो उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। उल्टा कर दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो अर्थात सही क्या होगा, ए सही होगा, सी सही होगा और डी सही होगा। तो ए सी डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ACT देखिए, ये जो डीबी है इसकी वैल्यूज को हम ऐसे निकालते हैं 10 log 10। जो मैथ के स्टूडेंट होंगे वो बहुत अच्छे समझ सकते हैं। I2/I1 का मतलब ये है, जैसे अगर 10 वाला आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, और यहाँ पर भी क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। तो यहाँ पे 10 की पावर आपको 1 मिल जाएगी, तो अर्थात 10 गुना ही वृद्धि होगी। यहाँ पे देखिए अच्छे से दिखलाया है। अगर आप 20 डेसिबल की वृद्धि देखते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे I2 और I1 आएगा, तो यहाँ पे 20 आएगा, नीचे 10 आएगा, 10 दूना 20 आएगा, ये 10 की पावर 2 बनेगा, और ये 100 गुना की वृद्धि होगी। तो इसीलिए वहां पे कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो बाकी चीजें हैं आप यहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा, वही सारी चीजें यहाँ पे एक पैराग्राफ के रूप में लिखी गई हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ए ईदर करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। आपको इसको पढ़ना है और वर्ड्स को ध्यान से देखकर इसके पैसेज को फिट करना है। ठीक है,
तो कह रहा है कि टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग विंडोज आइकॉन मीनूज एंड पॉइंटर्स आर द ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। भाई विंडोज कैसा है, GUI एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यहाँ पे सी आएगा। सी अगर यहाँ पे आएगा तो ये सब खत्म हो गया, डी वाला विकल्प राइट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सी आ गया। इट इज नोन एज पोस्ट VIP इंटरफेसेस फाउंड इन द डिवाइस सच एज आईपैड, आईपॉड्स एंड मोबाइल फोन्स। ठीक है, मोबाइल फोन पिंचिंग बोला जाता है। ठीक है, पिंचिंग बोला जाता है। पिंचिंग बोला जाता है। वी यूज टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यू टू चूज रोटेटिंग आइकॉन्स एंड मेनूज विथ आवर फिंगर। जब विथ आवर फिंगर की बात होती है तो कैसे करते हो, जब टच स्क्रीन रहता है तो आप उसको अपने हिसाब से घुमा फिरा लेते हो, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। पोस्ट WIMP इंटरफेस अस द सेकंड आ जाएगा। भाई यहाँ पे कौन सा है आपका, क्लाउड कैलकुलेशन है। इंटरनेट इट इज नोन एज द डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग, जो आप गूगल ड्राइव यूज करते हो, गूगल डॉक्स, जहाँ पे डाटा स्टोर होता है उसका ऑन द इंटरनेट इन द रिमोटली दे आर स्टोर्ड इन द कैन बी एक्सेस एनीवेयर एंड एनी टाइम। तो इसका ये डी वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। पहला तो GUI आ गया, दूसरे में आ गया आपका पिंचिंग आ गया, थर्ड पे आ गया कौन सा, टच स्क्रीन आ गया, फोर्थ पे आपका क्लाउड कैलकुलेशन आ गया जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, और फिफ्थ आ गया आपका डी वाला, रिमोटली हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, अगर थोड़ी सी अगर आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी रहेगी तो आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, अरेंज द फॉलोइंग इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एक्चुअल ऑर्डर। ठीक है, इसको भाई घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। देखो नाम क्या है भाई, सोनेट है, पोएट्री है, वर्सेस है, लिटरेचर है। कॉमन सेंस की बात है, इतना दिन से पढ़ते आए हो सभी जानते होंगे। लिटरेचर सबसे बड़ा है इसमें, ठीक है, लिटरेचर इसमें बड़ा है, और डी के बाद आना चाहिए कौन, डी के बाद आना चाहिए बी, क्योंकि लिटरेचर के बाद पोएट्री का नंबर आएगा। अच्छा, डी पहले हो जाएगा होगा, और वर्सेस सबसे छोटा होगा, डी पहले होगा और सी लास्ट में होगा। अच्छा देखो मिल भी गया, ये थर्ड वाला विकल्प इसका राइट आंसर होगा, अर्थात पहले लिटरेचर आएगा, फिर पोएट्री आएगी, फिर सोनेट आएगा, फिर वर्सेस आएगा। ठीक है, लिटरेचर आप जान ही रहे हो, पोएम भी आप जान रहे हो। सोनेट का मतलब होता है कविता का एक विशेष प्रकार होता है जिसमें 14 पंक्तियां होती हैं, उसको हम सोनेट बोलते हैं। वर्सेस का मतलब है कविता की पंक्ति या एक इकाई जो सबसे विशिष्ट या सीमित होती है। ठीक है, कब कोई पोएम है, कोई उसकी मतलब कि एक दो लाइनें ऐसी हैं जो कि बहुत ही यूनिक है, जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वर्सेज कहलाती हैं। तो DBCA राइट विकल्प है, लिटरेचर, पोएट्री, सोनेट एंड वर्सेस। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर फॉर फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस। क्रोनोलॉजिकली आपको देखना है कि कौन सी कब आई होंगी। तो देखो भैया MP3 तो सबसे लास्ट में आई है, ये तो कंफर्म है ना, 1990 के आसपास। तो ई जिसमें है वो देखो, ये देखो ऐसे ही सवाल लग जाते हैं, डी वाला है, ये नहीं है विकल्प है, ओहो, ई सबसे लास्ट में है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक विकल्प छूट गया है गलती से, यही करेक्ट हो जाएगा। तो सी को देखेंगे तो अगर सी को मैग्नेटिक टेप है, फिर रिकॉर्ड प्लेड एंड लॉन्ग टाइम की बात है, फिर ऑडिबल कैसेट्स की बात है। ठीक है, ऑडिबल कैसेट्स की बात है, फिर कंप्यूटर डिस्क की बात है, और फिर MP3 आई है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी आसानी से आप इसको हैंडल कर लेंगे। मैग्नेटिक टेप 1928 के आसपास, रिकॉर्डिंग होने लगा 1948 के आसपास, ऑडिबल कैसेट्स आई 60 से 70 के पास, कंप्यूटर डिस्क आ गई 80 से 90, और MP3 आ गई पूरी 1990 में, डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट में ये उपलब्ध हो गई थी। ठीक है, तो 21 का थर्ड ध्यान में रखिएगा। अब देखो ये भी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का सवाल है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, क्योंकि ये लास्ट टाइम वाले सवाल जैसा बिल्कुल नहीं है। एक चीज यहाँ पे खूब अच्छी से पकड़ में आ रही होगी, आपको मैच कराना है। देखो यहाँ पे 5 है, 5 है, 5 है, 50 है। ठीक है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 25, 5 125, 5 625, ये तो पकड़ में आ जाएगा ऐसे। लेकिन जैसे आप कहोगे एक ऑफ 4 है सर, एक ऑफ 4 है, तो ये तो कट जाएगा, लेकिन 3 मिला बच जाएंगे, 3 मिला बच जाएंगे। अब एक चीज यहाँ पे और कॉमन देख सकते हो, देखो सबको हल करने की आवश्यकता है, एक तो ऐसे पकड़ में आ गया, दूसरा देखो बी का थर्ड है, बी का थर्ड है। ठीक है, बी का थर्ड है, बी का थर्ड है, बी का थर्ड है। तो अब यहाँ पे बी का थर्ड, अच्छा सी में बी का थर्ड नहीं है, 4 2 1 3, सी में बी का थर्ड नहीं है। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें किसको किसको मल्टीप्लाई कर लें कि हमारा काम हो जाए, इसमें किसको किसको मल्टीप्लाई कर ले कि हमारा काम हो जाए। अगर आप देखेंगे बी को, तो बी को अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो बी के लिए 5 यही आएगा,
16941 अर्थात बी का जो होगा सेकंड होगा, तो बी का अगर सेकंड हो रहा है तो ये वाली बातें आपकी सही हो जाएंगी। थोड़ा सा आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, बी का सेकंड होगा, इस हिसाब से देखेंगे तो थर्ड वाला विकल्प आपका राइट विकल्प बन जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला विकल्प आपका राइट विकल्प बन जाएगा। In the online courses, a teacher wants to organize a forum for the students to have a weekly reading quizzes and discussions. Which one of the following platform used to suitable for managing these activities? कह रहा है भाई छात्रों के लिए साप्ताहिक पाठन, प्रश्नोत्तरियां, चर्चाओं से संबंधित फोरम आयोजित करना चाह रहे हैं। भाई किसको यूज करें कि उसका कार्य सबसे अच्छे से हो जाए। देखो ये सब एलएमएस के उदाहरण हैं, ये सब, ये भी एलएमएस के उदाहरण है, ये भी एलएमएस के उदाहरण है, ये भी जूम भी है, लेकिन वो उतना ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता है जितना स्कूलॉजी, आपका ब्लैक बोर्ड, कैनवास और मूडल का हो सकता है। ठीक है, तो जूम को अगर हटा दें, बाकी ए बी डी ई इसका राइट आंसर बन जाएगा। स्कूलोलॉजी, ब्लैक बोर्ड, कैनवास, मूडल सब के सब एलएमएस के उदाहरण है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो स्कूलोलॉजी है बेसिकली ऑनलाइन मतलब कि आधुनिक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, बेसिकली ये शिक्षक और छात्रों दोनों के लिए इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म की मुहैया कराती है। ब्लैक बोर्ड पे जाओगे तो ये भी एलएमएस है, गूगल जेम बोर्ड। ठीक है, बाकी कैनवास है और मूडल है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वयं प्रभा के चैनल है, कई बार कहा है, इसको रट जाइए। ठीक है, कम से कम 1 से लेके 10 तक तो जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, VSP, SP, VKA, SD, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ये 10 चैनल यहीं से याद हो जाएंगे आपके। अब देखिए यहाँ पे चैनल नंबर 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। चैनल नंबर 8 को अगर देखेंगे तो इसका जो राइट विकल्प है वो भौतिक विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान है। चैनल नंबर 1 A का 4 है, A का 4 अगर याद है तो भैया सब काम खत्म है, 4 वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे बी का थर्ड है, जीव विज्ञान है। चैनल 10 पे जाएंगे तो ये अप्लाइड साइंस है, और 11 पे जाएंगे तो सामाजिक विज्ञान और मानविकी है। आप देखेंगे चैनल 1 से लेकर 10 तक सभी को जो प्रसारित करता है वो CEC करता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाता है, 1 से लेकर पूरा 10 तक कौन ऑर्गेनाइज करता है? CEC करता है। ठीक है, CEC करता है, कंसोर्टियम एजुकेशन काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट ऑन चैनल, अच्छा यही चैनल के नाम है, कुछ वागी से संस्कृति है, प्रबोध है। देखो इसी के आधार पे VSP, SP, VKA, SD इसी के नाम पे हम बोले थे। इसको अगर आप 1 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ P है, फिर P है, V है, कंफ्यूज होंगे। अरे भाई इतना तो याद करना पड़ेगा कि वागीश या पहला कौन सा है स्वयं प्रभा के चैनल, वागीश है, इतना तो याद करना पड़ेगा। दूसरे पे संस्कृति 1 2 3 4 तो आपको हमेशा याद रहेंगे, तो फिर कंफ्यूज कहाँ होना है। ठीक है, तो बाकी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे 10 कौन देता है? CEC देता है। व्हाट इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ प्योर रेन वाटर? विशुद्ध वर्षा जल प्राकृतिक रूप से क्या होता है? भाई वो डाइमली एसिडिक होता है। ठीक है, क्या होता है? मंद अम्लीय होता है, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है बेसिकली उसका जो pH होता है वो लगभग 5.6 हल्का अम्लीय हुआ करता है, हल्का अम्लीय हुआ करता है। ऐसा होता है भाई क्योंकि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जलवाष्प के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती, इस वजह से इसका जो टेस्ट होता है वो डाइमली एसिडिक बन जाता है। एजेंसीज फॉलोइंग द एजुकेशनल एडमिशन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, कौन सी मतलब कि कौन कौन सी एजेंसी है जो कि क्या कर रही है? भाई शैक्षिक प्रशासन की एजेंसियों में से ब्रिटिश इंडिया के समय की है। ठीक है, यूनिवर्सिटी बोर्ड, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, कमेटी ऑफ इंडिजीनियस एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन और एजुकेशन काउंसिल। ठीक है, एजुकेशन काउंसिल आपको क्या करना है? इसको आपको बताना है। तो इसका देखो राइट आंसर जो है क्रम में लगाने की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात थी, तो पहले कमेटी ऑफ इंडिजीनियस आ जाएगा, यूनिवर्सिटी बोर्ड आ जाएगा, एजुकेशन काउंसिल आ जाएगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, CADBE इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे कहीं लिखना चाहिए था भाई, इसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर करना है, इसको भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्रोनोलॉजिकली इसको ऑर्डर करना है तो इसको भी थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता होगी यहाँ पे। ठीक है, CADB राइट आंसर है, बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, याद है तो ठीक है, नहीं तो कहानी खत्म है। कह रहा है कि अननोन क्रियात्मक प्रौद्योगिकी किसके आगमन के लिए उत्तरदायी? एडवेंट एंड टेक्टिव टेक्नोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, किसके लिए भाई? ट्रेडिशनल मीडिया में तो फर्स्ट मीडिया एज में होता है ना, तो भाई यहाँ पे एडवेंचर इंटरेक्टिव की बात हो रही है। एडवेंचर इंटरेक्टिव कहाँ पे होगा? सेकेंड मीडिया एज की बात होगी।
तब सेकंड मीडिया एज की बात होगी, तब जिसमें सेकंड मीडिया एज की बात होगी जहाँ पे बिल्कुल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी में इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूजर जनरेटेड कंटेंट, पारंपरिक और प्रसारण मीडिया के बाद एक नया युग शुरू हुआ जिसे हम सेकंड मीडिया एरा बोलते हैं, जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन, यूजर पार्टिसिपेशन, डिजिटल नेटवर्क एंड आधारित मीडिया आ गई, व्यक्तिकरण और इंटरेक्टिविटी आ गई, तो इसको हम बोलते हैं सेकंड मीडिया एज। जान लीजिए कि यहाँ पर इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजीज आई, जहाँ पे ब्रॉडकास्ट आया, सोशल इंटरेक्शन बढ़ा, हम एक दूसरे की अपने मन की बातें मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, तो ये सभी क्या है, ये सभी आपकी क्या है, सेकंड मीडिया युग की बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑन है रीजनिंग रिलेटेड टर्म है और डिस्क्रिप्शंस हैं। आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है, अपील टू इमोशन है, फैलेसी ऑफ डिवीजन है, बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन है, बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन है। तो देखिए आर्गुमेंट ऑफ इग्नोरेंस है, अपील टू इमोशंस है, फैलेसी ऑफ डिवीजन है और डिफेक्टिव इंडेक्शन है। अगर आप देखेंगे आर्गुमेंट ऑफ इग्नोरेंस को तो ये 4 की तरफ चला जाएगा, अपील टू इमोशन पे अगर चलेंगे तो ये आपका रिलेवेंस कॉन्टेक्स्ट से संबंधित हो जाएगा, फैलेसी ऑफ डिवीजन का मतलब है कि ये एम्बिगिटी है, अस्पष्टता है, और बिगनिंग द क्वेश्चन का मतलब है प्रीजम्पशन है। प्रीजम्पशन के यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऐसे जान लीजिए कि ये बिगनिंग ऑफ क्वेश्चन को हम सर्कुलर रीजनिंग बोलते हैं। सर्कुलर रीजनिंग मतलब उसी में बार बार ऐसे घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 29 है, आज कुछ समाचार पत्रों के अनुसार न्यूयॉर्क में गत दिनों में अपराध दर में थोड़ी वृद्धि हुई है। न्यूयॉर्क वासी अपराधियों के एक समूह के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अच्छा, बड़ा जल्दी कह दिया जा रहा है कि भाई न्यूयॉर्क में, न्यूज़पेपर में देखा गया कि भाई न्यूयॉर्क में क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है या कुछ बढ़ गया है। अब उसके आधार पे कहा गया जो न्यूयॉर्क के निवासी हैं वो सभी क्या हैं, क्रिमिनल्स हैं। भाई ये बहुत जल्दी जनरलाइज्ड कर दिया, जैसे आप कुछ को देख के सबको चोर नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अनकंसिडर्ड जनरलाइजेशन है, अनकंसिडर्ड जनरलाइजेशन है। अब ये स्लिपरी स्लोप की बात है भाई, यहाँ पे इंस्टेंस इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी की बात है, अनकंसिडर्ड जनरलाइजेशन एंड स्टामन की बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी रेगुलेशन 2018 रिगार्डिंग द प्लेगरिज्म, द व्हाट परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग सिमिलरिटीज इन द रिसर्च आर्टिकल विल नॉट बी एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर। कह रहा है कि भाई नॉट, विल नॉट गिव एन एनुअल इंक्रीमेंट टू अ यूनिवर्सिटी, मतलब कि भैया एक साल का एनुअल इंक्रीमेंट कब रुक जाता है, तो प्लेगरिज्म को लेके लेवल 1, लेवल 0, 1, 2, 3 तीन लेवल्स कुल मिला के जारी की गई हैं। लेवल 0 में तो कोई पेनाल्टी नहीं है, 1 में तो बहुत आपको 6 मंथ के अंदर रिवाइज थीसिस जमा करनी होगी, 2 में 1 ईयर की है, 1 ईयर की है, और 4 में तो गया, 4 में तो गया। आप देखेंगे तो इस हिसाब से तो जो रेंज होगी वो 40 to 60 के बीच होगी, अर्थात 48% इसका राइट आंसर है। एनटीए ने इसके लिए सी को भी सही माना है, तो बी एंड सी उन्होंने दोनों को सही माना था, लेकिन मेरे हिसाब से तो केवल एक ही होना चाहिए, वो होना चाहिए 48। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, ये बच्चों के लिए पेनाल्टीज है, ये टीचर्स के लिए पेनाल्टीज है। लेवल 2 में जरा देखो, सिमिलरिटीज अबव टू 40 to 60 कह रहा है, आपकी मैन्युस्क्रिप्ट विड्रॉ कर ली जाएगी, डिनाइड किया जाएगा 1 एनुअल इंक्रीमेंट। ठीक है, तो एक एनुअल इंक्रीमेंट रोकने की बात की गई। अगर आप लेवल अप जा रहे हो, 60% के ऊपर जा रहे हो, तो जरा यहाँ पे देखो 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट रोकने की बात की गई। अगर आप 60% से ज्यादा, अगर आपकी द्वारा जो गाइड की गई थीसिस है उसमें अगर प्लेगरिज्म है तो 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट आपकी रोक दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरनेट इज करेक्ट। ठीक है भाई, कंप्यूटर नेटवर्किंग के पर्पज से भाई इंटरनेट का मतलब क्या है, इंटरनेट का मतलब होता है भाई हम अपने घर का भी एक अलग इंटरनेट लगवा सकते हैं, आपकी कोई कंपनी है उसका आप अलग इंटरनेट लगवा सकते हैं, वहां पे बहुत सारी लिमिटेशन भी लगा सकते हैं, तो इसलिए कहा जाता है ये इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे जो आपका इंटरनेट होता है वो पब्लिक होता है, वो क्या होता है, पब्लिक होता है, लेकिन जो इंट्रानेट होता है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो इसका पहला ही विकल्प सही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ वर्कर इज 42 ईयर्स इफ 8 इंच न्यू वर्कर्स विद द एवरेज ऑफ एज 30 ईयर्स ज्वाइन इन द ग्रुप। कह रहा है भाई 8 नए श्रमिक इस समूह में शामिल होते हैं तो समूह की औसत आयु वर्ष
कितनी हो जाती है, 40 हो जाती है। पहले देखो, एक श्रमिक समूह है जिसकी औसत आयु 42 वर्ष है। मान लो संख्या कितनी है, मान लो संख्या x है, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 42x। ठीक है, तो अब कह रहा है कि यदि 36 वर्ष की औसत आयु वाले 8 नए व्यक्ति आके शामिल हो जाते हैं, तो जब 8 नए व्यक्ति आएंगे तो 8 गुणे 36 हो जाएगा। 8 गुणे 36 का मतलब 8 छंग 48 होता है, और 8 त्रिक 24, 24 4 28, अर्थात ये 228 है ना, 288 बन गया। अब 288 बन गया तो इसका मतलब ये हुआ क्या, भाई जो यक्स था प्लस 8 था इंटू 40 बराबर हमने क्या कर दिया, 42x प्लस 288। ठीक है, तो यहाँ पे मिले जाएगा आपको, यहाँ पे 40x और प्लस 8 चौक 32, 320। ठीक है, तो यहाँ पे 42x है प्लस 280 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4x, यहाँ पे आपका 40x 42x है, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 2x, और ये इधर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 40। यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 42 और 288 में से 320 निकलेगा तो 90, 30, 2 32। ठीक है, 2x बराबर कितना बचेगा, 32। तो x का मान कितना आ जाएगा, 16। x का मान कितना आ जाएगा, 16। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये 4 स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी ट्रू है आपको चेक करना है। देखो, पहले से हम शुरू करते हैं, पहले को हम टेस्ट करते हैं। 20%, 10%, 5% की छूट दी गई। 20% का मतलब 1/5, अर्थात 5 का मान था, इसको 4 कर दिया गया। 10% का मतलब होता है 1/10, 10 की वैल्यू थी उसको 9 कर दिया गया। अब 5% का मतलब होता है 1/20, अर्थात 20 की वैल्यू थी उसको 19 कर दिया गया। अब इसको कंपेयर कर लो, 20 दमा 200 होता है, 200 पंचे 1000 होता है, 1000 आ गया। और आपका 19 नवा 9 9 81 होता है, 9 1 9 8 17, और फिर चौके 4 1 4 4 7 28, और 4 1 4 2 6, 684 है। ठीक है, अब देखो, आप इसको आप डायरेक्टली तभी आप अंदाजा लगा पाओगे जब इसको आप 100 बनाने की कोशिश कर लो, या तो इसका अंतर देख के आप कंपेयर कर लो। ठीक है, 100 बनाने के लिए हम कुछ करेंगे नहीं, केवल 10 से यहाँ भाग दे देंगे, 10 से यहाँ भाग दे देंगे, यहाँ से 10 भाग करेंगे तो ये 100 बन जाएगा, ये 68.4 बन जाएगा। तो अब हम 100 में से क्या कर देंगे, 68.4 को निकाल देंगे, तो 4 आएगा, 10 में 60 के 2 आएगा, 9 में 6 के 3 आएगा, तो 32.4 आ रहा है। जबकि ये कितना कह रहा था भाई, 35%। तो अर्थात पहला तो गलत हो गया। अगर एक गलत है तो देखो, ये वाला विकल्प तो हो नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता। बी एंड डी, सी एंड डी बच रहा है। देखो, बी दोनों में है, तो मतलब बी तो सही है, बी एंड डी है, और सी एंड डी, अच्छा माफ करिएगा, डी दोनों में है, तो डी तो सही है। अब हम चेक कर लें, चाहे बी को चाहे सी को, तो पहले बी है तो हम बी को ही चेक करते हैं। ठीक है, बी को ही हम चेक करते हैं। कह रहा है ये 12% और 5% की 2 छूट दी गई। 12% का मतलब होता है 12/100, 12/100 का मतलब है 4 3 12, 4 25, सामने 100, अर्थात 25 की वैल्यू थी घट के 22 हो गई। ठीक है, और 5% का मतलब है कि 1/20, 20 की वैल्यू थी घट के 19 हो गई। ठीक है, अब आपको इसी को कंपेयर करना है। अगर इसको आप कंपेयर कर ले रहे हैं तो आराम से सवालों को आप हल कर जाएंगे। ठीक है, तो अगर 20 में 25 का गुणा होगा तो 20 20 में 400, 20 पंचे 100, 500 आ जाएगा। और 19 में 22 का गुणा होगा, तो कई बार सिखाया है, फिर से सीख लीजिए। 9 दूना 18 होता है, 18 का 8 हासिल 1, 9 दूना 18, और 1 1 के 1, 18 1 19, और 19 1 20, 20 का 0, 2 1 के 2, 2 2 1 के 2, 2 2 4, अर्थात कितना बन के आ जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया क्या हमने। 9 दूना 18 का 8 होता है, 9 दूना 18, 18 1 19, नहीं यार गड़बड़ कर रहा हूँ, 22 ही है ना। 22 दहमा 220 होता है, और 22 नौइया कितना होता है, 9 दूना 18 होता है, 9 दूना 18 1 19 होता है। तो 100 अगर 98 जुड़ रहा है तो 8 आएगा, 9 2 11 आएगा, 2 1 3, 1 4 आएगा, कितना आ रहा है, 418 बन के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना कि 500 बना, एक तरफ 418 बना। अब इसको आप 100 बना लो, 100 500 को 100 बना लो। 500 को 100 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। किससे भाग करेंगे, 5 से भाग कर दीजिए। 5 से भाग करेंगे तो ये 100 बन जाएगा, और 5 से भाग करेंगे तो ये 5 8 40 बनेगा, 5 3 15 बनेगा, और 5 6 30 बनेगा, 83.6 और 100 बनेगा। अब 100 में से अगर आप 83.6 निकाल दोगे तो बनेगा कितना, 10 में 4 गए 6, 7 में 3 गए 4, और बचेगा कितना, 9 में 8 गए 1, 14.4। ठीक है, कितना, 14.4
4 छूट बन रही है ना, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या दे रहा है, 2 क्रमिक छूटों के बाद वस्तुओं को 209 में बेचा। अच्छा हम लोग गलत निकालते चले गए, ठीक है। 5% 2 क्रमिक छूटों के बाद वस्तु को 209 में बेचा गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या निकला, जो 83.6 आया था, 83.6 बराबर कितना है भाई, दो उतने कम में बेचा गया था। 83.6 का मतलब क्या था कि 209 था, 209 था। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, 100 का मान निकालना पड़ेगा। तो आप करेंगे क्या, 100 गुणे होगा 209, चाहे तो आप 2090 कर लो और नीचे कर लो 83, बस। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे पूरे को काट के, तो यहाँ पे आएगा 250। अगर देखोगे 250 मूल्य यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अर्थात बी सही है। बी सही होने से डी पहले ही सही था, तो सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस हिसाब से चीजों को आपको टैकल करना पड़ेगा। ये वाला सवाल जब देखते हैं तो बच्चे एक बार घबरा जाते हैं कि इनको हम कैसे करेंगे। हम जितने भी सवाल अभी तक सॉल्व किए, किसी सवाल में आपको चारों क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं 2 सवाल सॉल्व करते ही आप आंसर तक पहुंच ही जाओगे, ठीक है। तो छोड़ के जाने लायक नहीं है, ये सब स्कोर को बूस्ट करने वाले सवाल हैं, ऐसे जान लीजिए, ठीक है। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में कई टाइम ऐसे आ जाता है, लॉजिकल रीजनिंग ऐसे नहीं, लॉजिकल रीजनिंग नहीं, हायर एजुकेशन ऐसे आ जाएगा, इन्वायरमेंट ऐसे आ जाएगा, खूब आप पढ़े रहोगे, हो सकता है कि 3 ही सवाल सही कर पाओ 5 में से, 2 ठो ऊट पटांग आ गया बहुत। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड सब ऐसे यूनिट्स हैं आपकी, जहां से आप फिक्स्ड नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो 33 हो गया। 34 से अरेंज द फॉलोइंग डेटा ग्रुप्स विद द फॉलोइंग मीन एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसलिए हमें लग रहा है कि 4-5 सेटों में ये सवाल हम सॉल्व कराए हैं। यहाँ पे CV बराबर क्या है, यहाँ पे CV बराबर है सिग्मा अपान एक्स बार के। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 3.7 और यहाँ पर आएगा 20, और परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे आएगा 100, अगर इसमें हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 370 और आएगा 20, और 20 दूना 40 जाएगा नहीं, तो जाएगा 20 एक्के 20, 20 अट्ठे 60, 20 और 20 पंचे 100, ठीक है। कितना बन रहा है भाई, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम। तो हाँ, आपको इसी तरीके से सब चीजों को निकालना पड़ेगा, इसी तरीके से आपको सब चीजों को निकालना पड़ेगा। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 185 आ जाएगा, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 185 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा जो बचा है वो 4.3 है, गुणे अगर आप 100 करोगे, नीचे 25 करोगे, तो ये बनेगा क्या जानते हैं, 430 बनेगा। 430 में अगर आप 25 का भाग करोगे, 25 ही है ना, हाँ 25 का भाग करोगे तो 25 दूना 50 तो जाएगा नहीं, 25 एक्के 25 अर्थात 17.2 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको कैलकुलेट करोगे तो सबके मान एक और निकालोगे 14.85 आ जाएगा, और निकालोगे 15.25 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको इसको चूज करना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से कौन छोटा है, फिर उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, इस हिसाब से देखोगे तो CDBA इसका राइट आंसर बन जाएगा। C है यहाँ पे, और ये D है यहाँ पे, फिर B है आपका, और फिर ए आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से राइट क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो सी वाला विकल्प इसका राइट हो जाएगा। CV बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपान एक्स बार के। अब परसेंटेज में वैल्यू ले जानी है तो 100 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये देखो सब हल लगा दिया है, एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज आर ओनली कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। केवल इनपुट डिवाइस पकड़ना है, आउटपुट से स्टोरेज से कोई मतलब नहीं है। देखो जॉयस्टिक है पहली इनपुट डिवाइस, और फिर माइक्रोफोन है, तो बी और ई तो है, बी और ई तो है, केबल नहीं है भैया, केबल है। देखो बी यहां से कट जाएगा, बी डी ई ये रहेगा, ये कट जाएगा, बी सी डी ई रहेगा, बी सी सी तो नहीं रहेगा क्योंकि सी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। तो अब बच रहा कौन, ये कट गया, तो बी डी ई तो बच रहा है, बी डी ई इसका राइट आंसर बन जाएगा, बी डी ई इसका राइट आंसर बन जाएगा। एंड बी एंड सी सही बता रहा है, एक मिनट देखा जाए भाई, बी एंड सी, ओ बी एंड सी, तो ये गलत टिक लगा है, ठीक है। ये अच्छा पहले का ही है, ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बी डी ई बन जाएगा, केवल बी वाला विकल्प इसका सही है, ठीक है। अच्छा वो एनिमेशन पहले लगा था, बी सी डी, ठीक है, बी डी ई इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट टाइम देखो एक्सेल से सवाल पूछा गया है। एक्सेल की वर्कशीट में जब हम काम कर रहे होते हैं, स्प्रेडशीट पे काम कर रहे होते हैं, तो हमें इस तरह की एरर्स देखने को मिल ही जाती हैं। देखो यहाँ पे हैश हैश बना है, इसका मतलब है कि जो सेल में डाटा लिखा गया है, कंटेंट आप लिखे हो, वो सेल की चौड़ाई से कहीं ज्यादा अधिक है, अर्थात उसमें कंप्लीटली फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है।
तो व्हेन सेल इज इलोबरेट दैट, ये जो पहला वाला है, पहला वाले का जो विकल्प होगा चौथा हो जाएगा। यहाँ पे देखो रेफरेंस की बात कर रहा है कि यहाँ पे सेल रेफरेंस की बात कर रहा है। जब रेफरेंस में आप गलत रेफरेंसिंग दे दोगे, गलत एड्रेस दे दोगे, जैसे ऐसे ही तो सेल रहता है, तो यहाँ पे ABCD, वहाँ पे 1 2 3, जब आप गलत रेफरेंस दे दोगे, जैसे B1 का देना था तो आप B3 दे दोगे, या गलत तरीके से आप रेफरेंस लिखोगे तो हैश रेफरेंस करके आ जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो सी का पहला होगा, ए का चौथा और सी का पहला, ए का चौथा और सी का पहला, तो बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आप ऐसे इल्यूमिनेट करके चीजों तक आप जा सकते हो। ठीक है, चीजों तक आप जा सकते हो। डी का आपका हो गया, सेकंड वाला हो गया, और आपका सी हो गया वो उसका फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, और सॉरी सी का फर्स्ट वाला हो गया, कहाँ गया भाई, हाँ ठीक है, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। ठीक है, डी का सेकंड भाई, जब इसमें हम किसी नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज में क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, तो ऐसी समस्याएं बन जाती हैं। ठीक है, अब देखो कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं, कुछ कौन है भाई, राइटर हैं भैया, तो इसीलिए तो हमें समझाया गया था। गौतम है, पतंजलि है, कौटिल्य है, कणाद है। ठीक है, तो अब पतंजलि को कौन भूलेगा भैया, पतंजलि है तो योग सूत्र है, और अगर कौटिल्य साहब हैं तो अर्थशास्त्र है। मतलब कि बी का 3 और डी का 4, बी का 3 और डी का 4, बी का 3, बी का 3 और सी का 4, बी का 3 और सी का 4, ये वाला सेकंड वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, Which of the following English missionary societies taught high books and colleges throughout North India is the later part of the 19th century? करेक्ट भाई, वो कौन सी सोसाइटियां हैं जो 19वीं शताब्दी के पूर्ववर्ती भागों में संपूर्ण उत्तर भारत के उच्च विद्यालयों एवं कॉलेजों के शिक्षण में अधिक सम्मिलित थी। ठीक है, अब देखो सारे नाम नए नए ही सुनने को मिलेंगे और कठिन कठिन भी। द चर्च ऑफ मिशनरी, द लंदन मिशनरी सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ द गॉस्पल, एंड द कैम्ब्रिज मिशन टू दिल्ली। ठीक है, देखिए जब भी ऐसे सवाल आए, अगर इसमें चारों विकल्प है तो चारों विकल्प टिक करके जाओ, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी होती है कि सवाल सही हो जाए। ठीक है, तो वो इसका सेकंड वाला विकल्प ही राइट आंसर है। नेक्स्ट ऑन है इंटरेक्शन सोसाइटी ऑन द कंसोलिडेशन ऑफ वेस्ट, जो क्रियात्मक समाज है उसके समेकन पर आधारित है। किसके समेकन पर आधारित है, जो आपका कंसोलिडेशन बेस्ड सोसाइटी है या इंटरेक्टिव सोसाइटी इंटरेक्शन चाहती है, तो मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल का यूज करके कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन बढ़ा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एट द सेंटर ऑफ फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम। कराए भाई निम्न में से किसी शैक्षिक प्रणाली में मूलभूत सुधारों के लिए केंद्र में रहना चाहिए। भाई टीचर ही बच्चे को समझता है, टीचर ये समझता है क्या बच्चा पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा। ठीक है, तो टीचर को जो पॉलिसी निर्माता होते हैं, या तो क्वेश्चन नंबर 40 है हो गया। 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द न्यूट्रिएंट्स एट डिफरेंट लेवल। वाटर रिजर्वेयर, मतलब कि वाटर रिजर्वेयर है उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लेवल की है। देखो यूट्रोफिक बताए ही थे, यूट्रोफिक है, मीसोट्रिफिक है और ओलिगोट्रिफिक है। BCD, BCE इसका राइट आंसर बनेगा। यूट्रोफिक को अगर देखेंगे तो यूट्रोफिक का मतलब है कि भाई जो पॉन्ड है या झील है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा मीसोट्रॉफिक का मतलब है पोषक तत्वों का स्तर कम हो जाना, और ओलिगोट्रॉफिक कम पोषक तत्वों का स्तर आमतौर पर कम उत्पादकता के साथ पानी या अन्य विकल्पों की। ओलिगोट्रॉफिक ऐसे जान लीजिए कि लो प्रोडक्टिविटी होती है इसमें। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी होती है इसमें, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल होता है, कुछ हम अलग बोल गए क्या, जो न्यूट्रिएंट का लेवल होता है वो लो होता है, तो BCE इसका राइट आंसर है। ओलिगोट्रॉफिक, इसको ओलिगोट्रॉफिक के बारे में, यूट्रोट्रॉफिक के बारे में मैंने इन्वायरमेंट के यूनिट पढ़ाई है, अगर आप उसमें देखेंगे तो हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। अब आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। CD-ROM है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये तो सही है। CRT कैथेड रो ट्यूब, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन सही है। AVI ऑडियो वीडियो कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली बोल रहा है, जबकि ये क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली होता है। ठीक है, तो ए वाला सही होगा। ठीक है, ये त्रुटि है नेचुरल। ठीक है, नेक्स्ट ऑन द प्रेजेंस ऑफ द लीड इन ड्रिंकिंग वाटर में हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, कह रहा है कि भाई
सीसा की उपस्थिति के कारण मानव के स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, संवेदनशील होते हैं। देखो, नर्वस सिस्टम है, वेस्कुलर है, रेनल है, रिस्पायरेटरी है, ब्लड है। तो रिस्पायरेटरी से इसका कोई लेना देना है नहीं, और दूसरा इसका वस्कुलर से कोई खास लेना देना नहीं है। तो नर्वस है और रीनल है, और रेस्पिरेटरी तो नहीं कह सकते हैं, ब्लड फॉर्मेशन मैकेनिज्म से बहुत अच्छे से जुड़ा है। तो ACE इसका राइट विकल्प बनेगा। इसका फर्स्ट वाला विकल्प राइट है, इसको एक बार काट दिया जाएगा, जो 2 बार लिखा गया है इसको काट दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, सिनर्जी है, प्लाडबलेस है, सिक्योरिटी आर्गुमेंट्स है, और तमाशा है। ठीक है, तो अब आपको इसको पढ़ के सामने वाले में आपको मैच भी कराना है, आपको मैच भी कराना है। तो देखो यहाँ पे है आपका प्लांट ऑब्सोलेसेंस, और ये प्लांट रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो बी का है ये चौथा, बी का है चौथा, और जैसे ही बी का चौथा होगा तो ये सी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। सिनर्जी का मतलब है कि सहायक मीडिया कंपनियों का क्षैतिज उपयोग और समेकन करना। ठीक है, तो इसका सी वाला विकल्प राइट होगा। काफी टाइम हो जा रहा है, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग इज लाइकली हैव मैक्सिमम बायस, मतलब किसमें सबसे ज्यादा बायस होने की संभावना रहेगी। देखो, सिंपल रैंडमिंग नहीं भाई, ये तो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का उदाहरण है। स्ट्रेटिफाइड भी नहीं है, ग्रुप रैंडम सैम्पलिंग भी नहीं है कौन सी, स्नोबॉल सैम्पलिंग, क्योंकि ये नॉन प्रोबेबिलिटी के हिस्से में आती है। तो इसी में सबसे ज्यादा मतलब कि क्या होने की संभावना है, बैचनेस होने की संभावना है। तो क्या नाम है, 45 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और जो क्वेश्चन करने का तरीका अब आप धीरे धीरे अगर एक तरफ से देख रहे होंगे तो हमारे पढ़ने का तरीका और क्वेश्चन को बताने का तरीका से आप बहुत अच्छे से खुद को रिलेट कर पा रहे होंगे। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपकी नॉलेज बहुत अच्छे से इन्हेंस होती चली जाएगी। आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।